नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद SK में। दोस्तों, लास्ट वीडियो की तरह या आज भी हम HP फॉरेस्ट गार्ड 2023 के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो है गति या फिर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन सी है ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय नियम। बिकॉज अभी अभी आपने पढ़ा कि न्यूटन का तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब अगर आप कभी तैरे होंगे या आपने किसी को तैरते हुए देखा है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई तैरता है तो वो अपने हाथों से या बाजुओं से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और इसके रिएक्शन स्वरूप पानी उसको आगे की ओर धकेलता है, तभी हम तैर पाते हैं। तो इसका सही आंसर है हम न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही तैर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी आर्किमिडीज, या फिर डी गैलीलियो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए न्यूटन। यह स्टेटमेंट जो है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है, यानी कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब तक किसी भी वस्तु को बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता, कोई फोर्स हम उस पर नहीं लगाती, तो वो उसी विरामावस्था में बना रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो भी वो मूव ही करता रहेगा, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते वो रुकेगा ही नहीं। और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के किस नियम से आती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गति के पहले नियम से, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, या फिर डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से। गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बल का मान न्यूटन का कौन सा नियम देता है, तो आएगा गति का दूसरा नियम, बट यहाँ पर परिभाषा पूछी है इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन बी, जड़त्व, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में ही रहना चाहती है, या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम को क्या कहा जाता है? ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, या फिर डी संवेग का नियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। सेवंथ क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शंस हैं ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी
घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर गिरते हैं, तो ये होता है न्यूटन के फर्स्ट नियम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम मीन्स थर्ड लॉ, या फिर ऑप्शन बी प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। तो यही होता है जब रॉकेट को नीचे से ईंधन जलाया जाता है तो एक अर्थ थ्रस्ट उसके ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? ऑप्शंस है ए जड़त्व आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, या फिर डी गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे पकड़कर पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या फिर डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों ये आप खुद सोचिए और कमेंट में आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, बल किसका गुणनफल होता है? किसका किन किन क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करके आपके पास फोर्स आता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, या फिर डी भार और त्वरण का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास और त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। आपने देखा होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = m × a। F का यहाँ पर F डिनोट करता है फोर्स को यानी कि बल, m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, और a फॉर एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। तो बल किसका गुणनफल हुआ? मास और एक्सेलरेशन का। हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान और त्वरण का। थर्ड क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या चेंज आता है? ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन होता है, डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसका भार कम हो जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मीन्स कि उसका वेट कम हो जाएगा बट उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा कि चंद्रमा पे जो किसी भी बॉडी का वेट होता है वो वहाँ जाकर उसका 1/6वां भाग हो जाता है। मीन्स मान लो पृथ्वी पर आपका वेट है 60 kg। अगर ये पृथ्वी पर आपका वेट 60 kg है तो चंद्रमा पे जाके 60 / 6 यानी कि कुल 10 किलो ही रह पाएगा।
यानी कि 6 गुना घट जाता है। जब भी आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वेट 6 गुना घट जाएगा। अगर पृथ्वी पर 60 है तो वो चंद्रमा पे जाकर 10 किलोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव रहता है? दोस्तों, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही बना रहता है और डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ध्रुवों पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में से कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो बोल सकते हैं ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या फिर डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी कि एक्सेलरेशन पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। विस्थापित करना मीन्स कि उसको कितना वहाँ से वो हटा पाता है, कितना उसको आगे डिस्प्लेस कर पाता है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति दीवार को धक्का मारता है तो वो कितना उसको हटा पाता है? ऑब्वियसली वो दीवार को नहीं हटा पाता, दीवार तो वहीं पे खड़ी रहती है। आप जितना मर्जी उसको धक्का लगा लें तो दीवार तो वहीं रहेगी, यानी कि वो उसे डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता। तो क्या होता है इस केस में? कोई भी कार्य नहीं होता। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, यानी कि देयर इज़ नो वर्क डन, क्योंकि साइंस की डेफिनेशन में, साइंस की परिभाषा में कार्य को होना तभी कहा जाता है जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएं, यानी कि उस पर बल लगाएं और वो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, यानी थोड़ा हिल जाए। अगर वस्तु वहीं पे खड़ी रहती है तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी काम नहीं किया। इस केस में भी यही हुआ कि व्यक्ति जब दीवार को धक्का मारता है तो वो उसको विस्थापित नहीं कर पाता, उसको हटा नहीं पाता, दीवार वहीं पे खड़ी रहती है। इट मीन्स कि उसने कोई भी काम नहीं किया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि ऑप्शन ए तेज चल सके, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही हम झुक के चलते हैं। अगर हम झुक के नहीं चलेंगे तो हम लड़खड़ा जाएंगे और गिर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पानी से भरी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन ए जमने पर बोतल